हेलो स्टूडेंट्स, ग्रुप वन एलिमेंट को अब डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ मैं आपसे ये बोलूँगा कि अगर आप सिर्फ फ्लो चार्ट में इंटरेस्टेड हैं कि लास्ट में जो प्रॉपर्टीज को सम अप किया है तो आप डायरेक्टली जंप कर जाइए लास्ट 10 मिनट ऑफ द वीडियो। बट अगर आप सोचते हैं नहीं, मेरे को इनऑर्गेनिक सुन के याद होती है और एक बार सुनने से इस बहाने सारी प्रॉपर्टीज रिकॉल हो जाएंगी और माइंड मैप से डबल रिवीजन हो जाएगा, तो यू कैन वॉच। तो टोटली अप टू यू। मैंने आपको टाइम स्टैम्प बता दिया है कि बिगिनिंग में I will revise in a mind map way, but you can say a little bit fast, ठीक है? And at the end, I will just create a flow chart that will help you a lot. But फिर मैं यही बोलूँगा कि मेरा लेक्चर देखने के बाद एग्जैक्ट मेरा माइंड मैप या मेरा लेक्चर या मेरा फ्लो चार्ट कॉपी मत करिए, अपने आप बनाइए और फिर रिपीट वही सेम चीज। जो चीज भूल जाते हो उसको या तो दूसरे पेन से लिखो या सेम पेन से लिख के स्टार पॉइंट। ऐसा करो, आप सेम पेन से लिख के स्टार पॉइंट लगा दो, क्योंकि कुछ बच्चों को फिर ये प्रॉब्लम आएगी, सर हम पे अलग पेन नहीं है तो अब क्या ही करें। तो फिर उसके बाद फिर वेरीफाई करो और जब ऐसे 2-3 बार लिखोगे और जो चीज भूलते जाओगे उस पर 1 स्टार एंड 2 स्टार लगाते जाओ। इससे आपको ये भी ध्यान रहेगा क्या आपको बाय डिफॉल्ट याद रहता है और क्या आपको ऑटोमेटिकली रिवाइज करना है या ज्यादा याद रखना है, किस पे ज्यादा फोकस करना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं ग्रुप वन एल्कली मेटल का माइंड मैप, केमिकल प्रॉपर्टीज का डिस्कशन। तो लेट्स बिगिन। और अगेन मैं आपसे यही बोलूंगा कि अगर हम कभी भी ऐसा डिस्कशन करते हैं तो हमेशा मैं यही बोलता हूं कि आप हमेशा एक नंबर याद रखिए कि लेट्स से अगर एनसीईआरटी में मेंशन है केमिकल प्रॉपर्टीज, तो कितनी केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि सबसे पहले हमें नंबर पता है कि वी हैव 6 केमिकल प्रॉपर्टी। हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज का डिस्कशन जो हो रहा है, तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी है? एल्कली मेटल। एल्कली मेटल मींस ग्रुप वन। तो अगर आपको एल्कली और एल्कलाइन में कंफ्यूजन है फिर तो मैं आपको सजेशन दूंगा दोनों वर्ड्स लिखिए, अदरवाइज एक से ही काम चल जाएगा। ठीक है, ग्रुप वन और एल्कली मेटल। नाउ अब आपको ये पता होना चाहिए कि केमिकल प्रॉपर्टीज कितनी होती हैं। तो जस्ट अभी हमारा रेफरेंस एनसीईआरटी है, बिकॉज अभी जो एग्जाम्स है हमारा, चाहे इस साल का मेंस उठा लें या नीट उठा लें, सब एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रहे हैं, ट्रेंड को। तो हाँ, यहाँ पे काफी बच्चों ने मेरे से पूछा कि सर ये मेंस के लिए भी इक्वली एप्लीकेबल है? यस, बिकॉज मेंस भी एनसीईआरटी से आ रहा है और अगर आप मेरा लेक्चर अटेंड करने के बाद टॉपिक वाइज एस ब्लॉक या हाइड्रोजन अटेंड करेंगे तो आपको थोड़ा और बात क्लियर हो जाएगी। सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप वन और एल्कली मेटल्स, तो कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं? 6। अगर मैं इन 6 में बात करूं तो फर्स्ट 4 प्रॉपर्टीज होती हैं रिएक्टिविटी विद, मतलब फर्स्ट 4 प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं रिएक्टिविटी किसके किसके साथ। तो यू कैन से रिएक्टिविटी विद एयर सबसे पहले डिपेंड करेगा एयर के साथ। फिर उसके बाद जो दूसरा है दैट इज रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। Then you can say reactivity with water, and fourth point you can say fourth is reactivity with halogen। तो हम क्या कर रहे हैं, इन चारों के साथ रिएक्टिविटी का डिस्कशन कर रहे हैं। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसके साथ? एयर के साथ, कि रिएक्टिविटी विद एयर, एयर में क्या होता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको बस यही याद रखना है कि एल्कली मेटल्स एयर से अगर रिएक्ट करेंगे तो एयर में ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन, तो एयर से रिएक्ट करके बनाते हैं फर्स्ट इट कैन फॉर्म मोनोऑक्साइड्स और इट कैन फॉर्म परऑक्साइड्स। अब क्योंकि मोनोऑक्साइड्स और परऑक्साइड्स वाले एक ही एग्जांपल है, तो मैं जनरलाइज करने की बजाय क्या करूंगा, डायरेक्टली लिख दूंगा Li2O। बट सुपर ऑक्साइड्स 3 एलिमेंट है तो मैंने लिख दिया MO2। और सुपर ऑक्साइड्स के लिए करिश्मा चाहिए आपको, तो करिश्मा क्या हो जाता है? पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम। तो इसको आप करिश्मा वर्ड से याद रख सकते हैं कि ये क्या बनाते हैं? सुपर ऑक्साइड्स। लिथियम एंड सोडियम बनाते हैं लिथियम मोनोऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड। फिर यहाँ पे हमारे पास एक एक्सेप्शन आता है, लिथियम ही एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या बनाता है? लिथियम नाइट्राइड। इट ओनली लिथियम फॉर्म नाइट्राइड्स इन एयर, और कोई भी नहीं बनाता है। तो यहाँ पर आपको एयर से रिलेटेड सारी रिएक्टिविटी याद हुई। देन यहाँ पर फिर हम आपको बोलते हैं कि जस्ट आप एक चीज याद रख लो अभी, साइज।
आप याद रखिए कि सबसे छोटा होता है मोनोऑक्साइड, उससे बड़ा होता है सुपर ऑक्साइड, और उससे बड़ा होता है पर ऑक्साइड, और सबसे बड़ा होता है सुपर ऑक्साइड। तो ये था हमारा रिएक्टिविटी विद एयर। नाउ अब चलते हैं किस पे, सेकेंड पार्ट। एयर के साथ रिएक्टिविटी हो गई, एयर के बाद किससे रिएक्ट करेंगे, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से जो रिएक्टिविटी है, मैं बोलूंगा दिस इज रिवीजन। क्या है ये, रिवीजन है। अगर आपने मेरा हाइड्रोजन का लेक्चर देखा है तो आधी बात तो आपके दिमाग में अभी आ जाएगी। कैसे, आपने पढ़ा था हाइड्रोजन चैप्टर में एक होता है सेलाइन हाइड्राइड्स, जो ग्रुप 1 एलिमेंट और ग्रुप 2 एलिमेंट बनाते हैं। तो अगर जैसे ही यहाँ पे रिएक्शन हुई तो आप इजिली कह सकते हैं कि मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, M इज दैट ग्रुप 1 एलिमेंट। M1 लिख देता हूँ, हेयर 1 स्टैंड्स फॉर ग्रुप 1 और M2 स्टैंड्स फॉर ग्रुप 2। तो M1 रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन से और ये क्या बनाएगा, मेटल हाइड्राइड्स। अब आप हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ चुके हो, इट इज सेलाइन हाइड्राइड्स और इट इज आयनिक हाइड्राइड्स, क्योंकि ये सॉल्ट जैसा होता है। तो सारी प्रॉपर्टीज रिपीट हो गई। मींस इट इज आयनिक, मींस इट इज हार्ड, मींस इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये बात भी हम दोबारा पढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली अगर कोई आयनिक कंपाउंड है तो जनरली उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। इट इज इलेक्ट्रोलाइट। तो सारे सेलाइन हाइड्राइड की प्रॉपर्टी यहाँ पे हमने डिस्कस कर दी। इलेक्ट्रोलाइट मींस हाइड्राइड सॉलिड स्टेट में क्या होंगे, पुअर कंडक्टर, एंड लिक्विड स्टेट में क्या होंगे, गुड कंडक्टर। तो यू कैन से इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट एंड कंडक्टर इन लिक्विड स्टेट। नाउ अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स या यू कैन से सम एक्सेप्शंस कि लिथियम हाइड्राइड इज कोवलेंट। जो लिथियम हाइड्राइड है वो क्या है, कोवलेंट है। एक हमने ये वाला पॉइंट याद रखा। सेम वे आप ये भी कह सकते हैं लिथियम हाइड्रोजन से रिएक्ट करके लिथियम हाइड्राइड बनाएगा, एंड लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली लूज नहीं करेगा, और जब बहुत इजीली लूज नहीं करेगा तो ऑब्वियसली लिथियम हाइड्राइड इजीली नहीं बनेगा। ओके, तो यू कैन से यहाँ पर आप कह सकते हैं कि लिथियम हाइड्राइड इज कोवलेंट। ऑब्वियसली केमिकल कंपाउंड में भी हमने पढ़ा ही है कि लिथियम और बेरिलियम के कंपाउंड्स क्या होते हैं, कोवलेंट होते हैं। तो हाइड्रोजन के बाद नेक्स्ट तीसरा, रिएक्टिविटी विद वाटर। वाटर के साथ एल्कली मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, ऑब्वियसली एल्कली मेटल को एल्कली मेटल कहा ही इसलिए गया है क्योंकि वो वाटर से रिएक्ट करके स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं। तो जस्ट आपको याद रखना है कि वाटर के साथ रिएक्शन क्या है, यू कैन से alkali metals react with water to form hydroxides which are very strong bases। अब ये alkaline in nature होते हैं। बस अब यहाँ पर उसके बाद आप क्या करेंगे इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है कि अगेन लिथियम माना कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, उसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू मोस्ट नेगेटिव है, लेकिन वाटर से उसकी रिएक्टिविटी क्या है, स्लो। तो आपको याद रखना है कि लिथियम रिएक्ट स्लोली विद वाटर, रिएक्ट स्लोली विद वाटर, एंड अदर एलिमेंट्स रिएक्ट विगरसली। लेकिन बाकी एलिमेंट्स कैसे रिएक्ट करते हैं, विगरसली करते हैं। अदर मींस सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अदर एलिमेंट्स रिएक्ट विगरसली, इतना विगरसली कि आप बचपन से सुनते आए होंगे कि सोडियम इज केप्ट अंडर कैरोसिन ऑयल। तो सेम वे यहाँ पे हमने और जनरलाइज कर दिया कि एल्कली मेटल्स आर केप्ट अंडर कैरोसिन ऑयल। उसे कैरोसिन ऑयल के अंडर रखते हैं क्योंकि वाटर से वो एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करता है और दे आर हाईली रिएक्टिव। तो यू कैन यूज दिस वर्ड कि ग्रुप 1 एलिमेंट्स केप्ट अंडर, इन्हें रखा जाता है किसमें, you can say they are kept keeping under kerosene oil। now तो ये हमने डिस्कशन कर लिया रिएक्शन विद वाटर। तो एयर हो गया, वाटर हो गया, हाइड्रोजन हो गया, अब क्या बचा, हेलोजन। हेलोजेंस के साथ रिएक्टिविटी, फोर्थ प्रॉपर्टी, हेलोजेंस मींस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हेलोजेंस के साथ रिएक्टिविटी का डिस्कशन। अब यहां पर मैं आपसे बोलूंगा, ठीक है, कि हेलोजेंस का जो डिस्कशन है मींस सीधे हेलोजेंस का हैलाइड्स का फॉर्मेशन। तो एल्कली मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है, या
एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स या एल्कली मेटल कार्बोनेट्स M2CO3 बिकॉज इसकी वैलेंस कैटायन ग्रुप 1 पे +1 होता है और कार्बोनेट में तो M2CO3। ये सभी अगर हेलोजन एसिड से रिएक्ट करें, हेलोजन एसिड मींस HF, HCl, HBr, HI, किसी से भी अगर रिएक्ट करते हैं तो दे फॉर्म MX, मेटल हेलाइड्स। क्या बनाते हैं ये? मेटल हेलाइड्स। मतलब यू कैन से NaCl, NaBr, KCl, KBr, LiCl, LiBr। अब अगेन आपको यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि जो लिथियम कंपाउंड्स होंगे, लिथियम हैलाइड्स आर कोवलेंट। जो लिथियम हैलाइड्स हैं वो सबसे ज्यादा कोवलेंट है। रीजन हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं, फजान रूल। लिथियम सबसे छोटा कैटायन है तो उसका पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा होगा, तो डेफिनेटली सबसे ज्यादा ही वो क्या कर रहा होगा? कोवलेंसी या कोवलेंट कंपाउंड बना रहा होगा। अगर आपसे बोला जाए मोस्ट कोवलेंट कंपाउंड कौन सा होगा, तो यू कैन से आप बोलोगे लिथियम आयोडाइड इज मोस्ट कोवलेंट। यहां पर मैं आपसे एक मतलब रिक्वेस्ट है विद इंसिस्टेंस, बल्कि मैं इंसिस्ट करूंगा कि जस्ट इसके लेक्चर के तुरंत बाद एनसीईआरटी रीड करें। रीड एनसीईआरटी आफ्टर दिस लेक्चर, ठीक है? कितना भी मन नहीं कर रहा है, बिना मन के भी पढ़ना है, ठीक है भाई? देखो, अगर नहीं पढ़ोगे तो 0 दिमाग में आएगा, बिना मन के भी पढ़ोगे तो मे बी दिमाग में 1% भी आएगा। तो स्टिल हम तो हमेशा क्या कहते हैं, स्लो प्रोग्रेस इज बेटर देन नो प्रोग्रेस। तो आपको ये याद रखना है। अब यहां पर मैं आपको बोलूंगा जब हेलोजन से रिएक्टिविटी है, हेलाइड्स बन गए, तो ये हेलाइड्स अगेन क्या है? NaCl इज आयनिक। मैंने NaCl का एग्जांपल इसलिए लिया ताकि आपके दिमाग में आ जाए कि हेलाइड्स की प्रॉपर्टीज क्या होंगी। ऑब्वियसली हेलाइड्स की प्रॉपर्टीज होंगी हमारी व्हाट, कि दे आर क्रिस्टलाइन, दे आर हार्ड, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ऑल प्रॉपर्टीज आर ऑलमोस्ट सिमिलर। तो यू कैन से हेलाइड्स जो होंगे वो क्या होंगे? हार्ड। तो यू कैन इजिली राइट कि ये हार्ड है। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो नमक की प्रॉपर्टी होती है, एंड ऑब्वियसली दे आर इलेक्ट्रोलाइट। और ये क्या होंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। तो ये प्रॉपर्टीज हमें याद रखनी है। अभी मैं एग्जैक्टली आपको वैसे ही कंटिन्यू करवा रहा हूं जैसे एनसीईआरटी का टॉपिक चल रहा है। ये पढ़ा हमने, 4 यूज केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी है, बट होती कितनी है? 6। तो इसके बाद अगली केमिकल प्रॉपर्टी है, तो यू कैन से केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 5th। 5th केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? तो हम बोलेंगे 5th केमिकल प्रॉपर्टी है रिड्यूसिंग पावर। एल्कली मेटल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है? तो हमने जैसे ही हेडिंग डाली क्या? रिड्यूसिंग पावर, ठीक है? तो यहां पर हम थोड़ा जल्दी जल्दी क्यों पढ़ा रहे हैं? बिकॉज ये माइंड मैप है और इसमें हम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को क्लब करके तुरंत ही आपका, क्योंकि 1 मंथ बाद नीट एग्जाम है, तो अभी हम 2 से 3 आवर्स धीरे धीरे लिखना और ये नहीं कर सकते। तो सो फटाफट जस्ट क्या कर रहे हैं? इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को क्लब अप। तो रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर मीन्स रिड्यूसिंग एजेंट। अगर कोई रिड्यूसिंग एजेंट होता है तो इसका मतलब वो खुद क्या होता है? इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड। कई बार, जितनी बार भी रिड्यूसिंग पावर आता है, मैंने एक चीज देखी है, स्टूडेंट्स जनरली कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं उन्हें बोलता हूं तुरंत ब्रैकेट में एक लाइन लिख लिया करो कि वो इटसेल्फ क्या होते हैं? ऑक्सीडाइज्ड। अगेन, what is the difference between oxidation is loss of electron? तो what is the difference between ionization and oxidation? ionization में भी इलेक्ट्रॉन जाता है, ऑक्सीडेशन में भी इलेक्ट्रॉन जाता है, तो दोनों में फर्क क्या है? तो हमेशा जैसे हम बोलते हैं आयनाइजेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गैसियस स्टेट, बट ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्वस स्टेट। तो बेसिक फर्क क्या है? एक का गैसियस में है और एक का एक्वस में। तो यहां से अभी बस मैं पॉइंट्स बता रहा हूं। डिटेल में एनसीईआरटी लेक्चर देखना पड़ेगा आपको मेरा, कि जिसमें मैंने पूरा डिटेल एनसीईआरटी एस ब्लॉक और हाइड्रोजन कवर किया है। तो अगर आप डिटेल में इसे समझना चाहते हैं तो मेरा एनसीईआरटी सीरीज आपको देखना पड़ेगा। ओके, तो अगेन, क्योंकि देखिए हर सीरीज का पर्पस है, माइंड मैप का पर्पस है जल्दी से जल्दी आपको क्या करना, मेरे को प्रिपेयर करना फॉर योर एग्जाम। तो हम समराइज करते हैं, रिवाइज कर रहे हैं, माइंड मैप का पर्पस ये। एनसीईआरटी का सीरीज है,
एक एक लाइन की उसका पर्पज है एनसीईआरटी की एक लाइन, एक एक क्वेश्चन, एक एक कॉन्सेप्ट को ढंग से समझना। ओके, सो इट सेल्फ ऑक्सीडाइज्ड, खुद ऑक्सीडाइज्ड होते हैं। तो यहां पे मैं बोलूंगा रिड्यूसिंग पावर किस पे डिपेंड करता है? बोलो, किसी के दिमाग में कुछ नाम आया? यस, इट डिपेंड्स ऑन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब अगेन मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन नहीं लगाऊंगा, मैं बोलूंगा इट डिपेंड्स, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। नाउ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है? क्या आपको ये बात पता है? तो यस, इट डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। ये 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। क्या? फर्स्ट, सब्लिमेशन एनर्जी, सेकेंड, हाइड्रेशन एनर्जी, एंड थर्ड फैक्टर क्या होगा हमारा? यू कैन से आयनाइजेशन एनर्जी। तीनों फैक्टर पे डिपेंड करता है। देन वी कैन से लिथियम, जो लिथियम होता है ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ये बात हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब आप अपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। रिड्यूसिंग एजेंट मींस रिडक्टेंट। व्हाई? बिकॉज इट हैज मोस्ट नेगेटिव, क्या रीजन है? ड्यू टू मोस्ट नेगेटिव SRP वैल्यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू मोस्ट नेगेटिव है। फिर क्वेश्चन आता है व्हाई इट हैज मोस्ट नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू? क्योंकि ऑक्सीडाइज तो लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, उसका साइज छोटा है। लिथियम की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी सबसे कम है, और सीजियम की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। तो इसके हिसाब से तो सबसे इजीली ऑक्सीडाइज सीजियम हो रहा है, मींस बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट सीजियम होना चाहिए। लेकिन हमने लिथियम क्यों लिखा है? तो उसका रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ हाई हाइड्रेशन एनर्जी। तो उसका रीजन है कि हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है किसकी? लिथियम प्लस आयन की, बिकॉज ऑफ वेरी हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ लिथियम आयन। आई होप रिड्यूसिंग पावर वाला पॉइंट हमें एकदम समझ आया। तो यू कैन से यस, डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग पावर की टेंडेंसी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, अगेन बिकॉज ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज स्लाइट डिफरेंस है। आप डेटा से मैच कर लेना, एनसीईआरटी में जो टेबल दिया हुआ है ग्रुप 1 में, जब वहां से आप मैच करोगे तो आपको दिखेगा कि सोडियम और पोटेशियम में पोटेशियम की वैल्यू मोर नेगेटिव है, फिर उसके बाद वैल्यू लेस नेगेटिव वैल्यूज को की बात अगर हम करें तो सोडियम और पोटेशियम में पोटेशियम की वैल्यू क्या होगी? मोर नेगेटिव, और फिर रुबिडियम सीजियम की लेस नेगेटिव होती जाएगी। तो अब इसको रिड्यूसिंग पावर की टर्म में बात करते हैं कि सोडियम और पोटेशियम में अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट पोटेशियम है, फिर उसके बाद पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम डाउन द ग्रुप, यहां पे फिर हम गए रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेस, वैल्यू में स्लाइट डिफरेंस, बट सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? लिथियम। तो ये हमने डिस्कशन किया किसका? रिड्यूसिंग पावर का। अगर पूछ रहे हैं कि व्हाई? बिकॉज लिथियम हैज वेरी हाई पोलराइजेशन, बिकॉज ऑफ स्मॉल कैटायन, दैट्स व्हाई हाई हाइड्रेशन एनर्जी। इसके बाद अगला टॉपिक जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, चाहे वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो, चाहे जेई मेंस हो या नीट हो, इस पे टॉपिक से काफी क्वेश्चन पूछा है। क्या? मेटल या एल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया। अगर हम लिक्विड अमोनिया में डाल दें तो क्या होगा? सबसे पहली बात मैं आपसे बोलूंगा, मुझे एक बात बताइए, अगर वाटर में कोई चीज होती है तो क्या लिखते हो आप? एक्वस, AQ। ऐसे ही कुछ अमोनिया में होगा तो हम क्या लिखेंगे? AM, अमोनिया। ओके, समझ रहे हो? जैसे एक्वस सॉल्यूशन होता है वैसे ही अमोनिएटेड सॉल्यूशन होता है। तो इसको बड़ा ध्यान से समझो कि होता क्या है, बहुत ही ध्यान से सुनना। एल्कली मेटल को लिक्विड अमोनिया में डाला तो क्या हुआ? लेट्स से एग्जांपल हमने लिया सोडियम। सोडियम हैज अ वेरी, मेटल है तो इट कैन इजीली लूज इलेक्ट्रॉन, तो इसने सोडियम प्लस और इलेक्ट्रॉन बनाया। लेकिन ये सारे के सारे किस में चले गए? अमोनिया में। तो मैं लिख देता हूं AM। AM का मतलब जैसे AQ एक्वस होता है, ऐसे AM का मतलब अमोनिएटेड। सोडियम कैटायन भी क्या हो गया? अमोनिएटेड, और ये भी क्या हो गया? अमोनिएटेड। तो लिक्विड अमोनिया में सोडियम जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो सभी को अमोनिया घेर लेते हैं, क्योंकि अमोनिया क्या होता है? सॉल्वेंट। तो
यहां मैं आपसे बोलता हूं ये इक्वेशन जो है इसको एनसीईआरटी ने इस इक्वेशन को कैसे लिखा है, ऐसे लिखा है कि लेट से सोडियम एक मेटल है और अमोनिया एक सॉल्वेंट है, लेट से वो X प्लस वाई है। जब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो Na प्लस को किसने घेर लिया, अमोनिया ने। कितने अमोनिया ने घेरा, नंबर नहीं पता है, लेट से इट इज X। फिर इलेक्ट्रॉन्स है उसको भी कौन घेर रहे हैं, अमोनिया, लेट से उसे कितने सराउंड कर रहे हैं, Y। तो इस तरीके से लिख देते हैं। तो मैं आपको बोलूंगा आप चाहे इक्वेशन ऊपर वाली समझो या नीचे वाली, बात एक ही है, बस है क्या, अमोनिया ने घेर रखा है। जब सॉल्वेंट ऐड हो जाता है कैटायन या एनायन किसी सब्सटेंस में तो उसे सॉल्वेशन बोलते हैं। तो यहां जब वाटर ऐड होता है तो उसे हाइड्रेशन बोलते हैं, और जब अमोनिया ऐड होता है तो अमोनिएटेड बोलते हैं या अमोनिएशन बोलते हैं। तो जब कैटायन भी है, एनायन भी है, सोडियम भी है और इलेक्ट्रॉन भी है, तो यहां से हमें समझ आया इट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑब्वियसली, क्यों, बिकॉज इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यू कैन से व्हाई, व्हाट इज द रीजन, क्या रीजन है, तो आप बोलोगे ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। किसकी वजह से, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। सेम वे अगर आपसे बोला जाए इट इज पैरामैग्नेटिक, तो रीजन विल बी सेम। For the same reason you can say this solution is paramagnetic, and for the same reason you can say this solution is blue in color. Obviously अगर unpaired electron है तो वो paramagnetic है, और अगर unpaired electron है तो वो color show करेगा and it shows blue color. Same way cation और anion है, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो डेफिनेटली इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मींस एक्ट एज अ इलेक्ट्रोलाइट। कैसे एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोलाइट की तरह। तो हमने बोला कि ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट कर रहा है, वाई, तो हमने बोला एक्ट एज अ इलेक्ट्रोलाइट। इसने कैसे एक्ट किया, एज अ इलेक्ट्रोलाइट। सो क्या रीजन है इसका कि ये इलेक्ट्रोलाइट है, बताओ। तो रीजन दोनों है, अमोनिएटेड कैटायन एंड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बोथ। जेईई मेन में पूछा हुआ है, बच्चा बहुत कंफ्यूज रह रहा है इन चीजों से। ध्यान रखो पैरामैग्नेटिज्म एंड कलर ये रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रॉन के लिए, लेकिन कंडक्शन, करंट की कैरिंग कैपेसिटी, ये दोनों पे डिपेंड करता है, कैटायन एंड एनायन। तो व्हाट इज द रीजन, तो यू कैन से रीजन इज अमोनिएटेड कैटायन and ammoniated electron. This is the reason. अब होता क्या है, when this solution is allowed to stand for a long time, किसी बीकर में, किसी वैसल में या किसी बॉटल में जब इस सॉल्यूशन को बहुत लंबे समय के लिए रख देते हैं तो एक रिएक्शन होती है। क्या रिएक्शन होती है, ये ऊपर देखो, सोडियम, सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन। तो सॉल्यूशन के अंदर सोडियम भी है, कैटायन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है और अमोनिया भी है। क्यों, क्योंकि अमोनिया तो सॉल्वेंट है, वो तो भर भर के है, हर तरफ है, सॉल्वेंट है तो सबसे ज्यादा होगा। तो क्या पॉसिबिलिटी है, जैसे कि मैंने आपको बोला है एन से न्यूक्लियोफाइल है, एन से नेगेटिव, जो नेगेटिव होगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा, और स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल होगा वो जो सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा। और दुनिया में सबसे नेगेटिव एक ही चीज है, इलेक्ट्रॉन। तो दुनिया में स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन है, इलेक्ट्रॉन। यहीं फिर याद करते हैं, ऐसे ही इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, जो सबसे पॉजिटिव होगा। दुनिया में सबसे पॉजिटिव कौन है, प्रोटॉन, एंड प्रोटॉन क्या होता है, H+। तो H+ इज स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोफाइल एंड इलेक्ट्रॉन इज स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल। तो क्या हुआ, जरा देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन है, जब व्हेन सॉल्यूशन इज अलाउड टू स्टैंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ध्यान से सुनना, जब सॉल्यूशन को बहुत लंबे समय तक रखते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अमोनिया के H पे जाकर अटैक करता है। बिकॉज नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हाइड्रोजन पे आ गया पॉजिटिव। अब क्या हुआ, देखो, इसने जाके अटैक किया इस पे, तो जैसे इसने इस पे जाके अटैक किया, क्या मिला, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही ज्यादा ध्यान देना, ये इलेक्ट्रॉन तो NH2 पे आ गया। तो हुआ क्या, ये तो बन गया NH2-, और H+ ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, हाइड्रोजन एटम अलग,
लेकिन एटम इज वेरी रिएक्टिव, एटम अकेला रह ही नहीं सकता, तो यू कैन से हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड। तो इस रिएक्शन को एनसीईआरटी कैसे लिखती है, बड़े ध्यान से सुनो। एनसीईआरटी लिखती है सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस अमोनिया, इट गिव्स यू NaNH2 प्लस हाफ ऑफ हाइड्रोजन। बात भी सही है। NH2 माइनस इज एनायन, तो डेफिनेटली इसे कौन स्टेबलाइज करेगा, सोडियम प्लस कैटायन। तो देखो जरा, तो ओवरऑल जो रिएक्शन हुई सॉल्यूशन में Na प्लस कैटायन भी है, ये मैं प्लस लिखना भूल गया, इलेक्ट्रॉन भी है, अमोनिया भी है। तो बहुत ध्यान से देखना दोबारा से, इलेक्ट्रॉन अमोनिया से रिएक्ट करके, इलेक्ट्रॉन अमोनिया से रिएक्ट करके NH2 बना गया। सोडियम वहीं के वहीं सिर्फ क्या कर रहा है, चार्ज बैलेंस। आई बात समझ। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको मिस नहीं करनी है, कैटायन भी अमोनिया से घिरा हुआ है, दैट्स व्हाई अमोनिएटेड Am लिखा है। इलेक्ट्रॉन भी अमोनिया से घिरा हुआ है, दैट्स व्हाई अमोनिएटेड, लेकिन अमोनिया तो लिखा ही है तो इधर Am लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो सॉल्यूशन है ये भी अमोनिएटेड होगा, हाइड्रोजन गैस है बाहर चली। तो व्हेन सॉल्यूशन इज अलाउड टू स्टैंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, जब हम सॉल्यूशन को बड़े लंबे समय तक छोड़ देते हैं, ठीक है, तो मैं बोलूंगा आप इस लाइन को समझो, ठीक है। व्हेन सॉल्यूशन इज अलाउड टू स्टैंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, जब इस सॉल्यूशन को आप क्या करते हो, अलाउ करते हो टू स्टैंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, लंबे समय तक के लिए जब आप इस सॉल्यूशन को छोड़ देते हो तो ये रिएक्शन होती है। मतलब जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे वो सब भाग गए, कहा, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कम होने लगे। इलेक्ट्रॉन्स कम होने लगे तो सॉल्यूशन धीरे धीरे पैरामैग्नेटिक से क्या हो गया, डायमैग्नेटिक। कलर ब्लू से क्या हो गया, ब्रॉन्ज। तो यू कैन से रिजल्ट याद रखने वाली बात होती है। तो देयरफॉर, इसलिए सॉल्यूशन बिकम्स ब्रॉन्ज, इसलिए सॉल्यूशन क्या हो जाता है, ब्रॉन्ज हो जाता है, और क्या हो जाता है, एंड बिकम्स डायमैग्नेटिक, और क्या होगा, डायमैग्नेटिक। तो हमने क्या किया, 6 प्रॉपर्टीज पढ़ी किसकी, वी स्टडीड 6 प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट, अ ग्रुप 1 एलिमेंट। तो अब इसके बाद अब हम आते हैं किस पे, यूजेस। इसके बाद हमें यूजेस, तो देखो यूजेस के लिए मैं बोलूंगा आप निमोनिक बनाओ। मैं भी सोचता रहता हूँ निमोनिक, या ढूंढता रहता हूँ, या बच्चों से पूछता रहता हूँ कोई मुझे बता दो। और वैसे मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपको कोई भी निमोनिक किसी से रिलेटेड पता हो तो प्लीज कमेंट करो, सो दैट अदर स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो, एंड आपको बदले में मिलेंगी दुआएं और बहुत सारे लाइक्स फ्रॉम दोज स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा, म्यूचुअल हेल्प हो जाएगी एक दूसरे की। तो मैंने अब यूजेस पे एक छोटा सा निमोनिक प्रिपेयर किया है, तो लेट्स अंडरस्टैंड। तो यूज पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यूजेस किसके पढ़े हमने, ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूजेस पढ़ने वाले हैं लिथियम के। तो जब हम सबसे पहले यूज पढ़ते हैं किसका, लिथियम, तो इसके लिए मैंने बनाया हुआ निमोनिक 2 टाइप के बनाए हैं। अब आपको जैसे याद रखे, मैप, एम फॉर मैग्नीशियम, ए फॉर एल्यूमिनियम। अब पी फॉर बच्चों को लगता है कि पोटेशियम होगा, बट पी इज द सिंबल ऑफ लेड, पीबी इज द सिंबल ऑफ लेड, वहां से बना है। तो इट्स अप टू यू, किसी को मैप याद रहता है, किसी को MAL मॉल याद रहता है। तो मैप या मॉल जो वर्ड याद रख सको वो याद कर लो, ठीक है। तो लेट्स से एम, एक हो गया हमारा एम, एंड यू कैन से दूसरा हो गया ए, एंड तीसरा हो गया पी और एल, डिपेंड्स कि आपको क्या याद रहता है, ओके। सो अब हम आपसे क्या कह रहे हैं, यूजेस क्या है। यहां पे हमने बोला कि यूजेस हैं क्या, लिथियम एम फॉर मैग्नीशियम से रिएक्ट करके क्या बनाता है, आपने बियरिंग्स देखे होंगे इंजन्स में, बिल्कुल व्हाइट होता है एकदम, तो यू कैन से व्हाइट मेटल बियरिंग्स, ठीक है, व्हाइट मेटल बियरिंग्स, ठीक है। तो ये तो फायदा हुआ हमें किसके साथ, यू कैन से दिस इज द बेनिफिट विद मैग्नीशियम के साथ लिथियम का जो एलॉय बना। तो ए से क्या होगा हमारा एल्यूमिनियम,
और एल्युमिनियम मैं बोलूंगा जैसे ही आप एल्युमिनियम सुनेंगे आपके दिमाग में तुरंत एयरक्राफ्ट, एल्युमिनियम हल्का होता है, हल्की वहां यूज होगा जहां पे फ्लाइंग होगी, तो हल्के मटेरियल्स यूज होते हैं एरोप्लेन में, तो एयरक्राफ्ट मटेरियल में तो लिथियम इज यूज्ड विद एल्युमिनियम एज एन एलॉय। तो वो मटेरियल क्या होता है, यू कैन से इट इज एयरक्राफ्ट मटेरियल। देन अब आपके ऊपर है, आप मैप वर्ड यूज कर रहे हैं मॉल, पी इज द सिंबल फॉर लेड, पीबी एंड एल का मतलब होता है लेड, जो भी याद रहे। तो अब लिथियम जो है वो लेड से कंबाइन होता है, यू कैन से पीबी, और लेड से कंबाइन होके किस में यूज होता है, आर्मर प्लेट्स। तो आई होप सभी ने टीवी सीरीज या पुराने लोगों को देखा होगा, जो फाइटर्स होते थे जंग में जाते थे वो कुछ ऐसे लोहे के पहन के जाते थे, तो वो जो पहन के जाते हैं सेफ्टी के लिए, दीज आर योर आर्मर। प्लस अब लिथियम का ना एक यूज मुझे आजकल बताना नहीं पड़ता है बच्चों कि लिथियम का सबसे अच्छा यूज है बैटरी में, लिथियम आयन बैटरीज वेरी फेमस, फोन्स, मोबाइल फोन्स में यूज होती है। तो लिथियम का यूज है हमारा अगला इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। किसमें यूज हो रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। देन यू कैन से और जो लिथियम है और किस में यूज हो रहा है, तो यू कैन से इट इज आल्सो यूज्ड इन थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस। तो थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस में अब देखो क्या होगा, अब माइंड मैप आप कैसे बनाओगे, आप माइंड मैप ऐसे बनाओगे कि सबसे ज्यादा यूजेस एनसीईआरटी में लिथियम के गिवन है, ठीक है, और लिथियम के बाद किसके गिवन है, सोडियम के। सोडियम के अगर आप बायो के स्टूडेंट हो तो सोडियम के यूजेस आपको पता है कि सोडियम इज यूज्ड इन योर बायोलॉजिकल, मतलब एज अ इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है जो बायोलॉजिकल इसमें फंक्शंस में यूज होता है। तो यू कैन से पहला यूज इन बायोलॉजिकल फंक्शंस। दूसरा यूज इसका होता है कि सोडियम को मिक्स करते थे किसमें, टेट्राइथाइल लेड या टेट्रामिथाइल लेड में, जो लेडेड पेट्रोल यूज होता था उसमें हम इसे यूज करते थे। तो इट इज यूज्ड एज अ मिक्सचर, सोडियम इज यूज्ड विद TeL, टेट्राइथाइल लेड और टेट्रामिथाइल लेड एज एंटी नॉकिंग एजेंट इन लेडेड पेट्रोल। इसमें लेडेड पेट्रोल में सोडियम का यूज हम करते थे। देन और सोडियम का यूज आप ऐसे बोल सकते हो कि कॉमन सॉल्ट NaCl की फॉर्म में, तो मतलब सोडियम कंपाउंड्स के यूजेस। अब यहाँ पे इसलिए बात बोल रहा हूँ बिकॉज एनसीईआरटी ने पोटेशियम के यूजेस उनके कंपाउंड्स की फॉर्म में दिए हैं, तो हम बोलेंगे कि सोडियम के मेन यूजेस तो हमारे पास यही हैं। देन अब हम आते हैं किस पे, पोटेशियम पे। तो अगर हम पोटेशियम पे आते हैं तो पोटेशियम के लिए मैं बोलूंगा आप ऐसे याद रखिए, पोटेशियम का एक कंपाउंड है KCl और दूसरा कंपाउंड है KOH। तो यू कैन से दीज आर यूजेस ऑफ KCl एज वेल एज KOH आल्सो, एंड पोटेशियम का भी यूज है। तो अब अगर हम यहाँ पे बात करें क्या यूज है, तो यू कैन से KCl का यूज होता है किसमें, फर्टिलाइजर्स में। देन KOH का यूज क्या होता है, KOH इज अ बेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो एसिडिक हो जाता है बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड H2CO3। तो कार्बोनिक एसिड, अब एसिड को कौन एब्जॉर्ब करता है, बेस। तो यू कैन से इट इज अ, जो बच्चे जेई मींस या जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं उन्हें यूज समझ आएगा, इट इज यूज्ड एज अ गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ CO2। ये एक अच्छा एब्जॉर्बेंट है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट सोप। तो अब देखो अगर मैं यूजेस में सिर्फ सॉफ्ट सोप लिख दूं तो क्या आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, नो नहीं हो रही, बिकॉज सॉफ्ट सोप लिखते ही समझ आ गया इट इज यूज्ड इन इट। तो दैट इज योर पोटेशियम। पोटेशियम के बाद हम आते हैं ये, यस इट इज ऑल्सो यूज्ड, ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट गलत लिख रहा हूं, एलिमेंट है इन बायोलॉजिकल फंक्शंस। ये भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस या फंक्शंस में पोटेशियम भी एक इंपॉर्टेंट या वाइटल रोल प्ले करता है। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं सीजियम। सीजियम का एकमात्र यूज आपने पढ़ा है फर्स्ट लेक्चर में, मैंने बताया था कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में ग्रुप 1 के एलिमेंट यूज होते हैं क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। इनकी आयनाइजेशन एनर्जी इतनी कम है कि सूरज की रोशनी पड़े तो इलेक्ट्रॉन को आयनाइज कर दे।
तो अगर आपसे मैं पूछूं लीस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है, तो ऑब्वियसली आपका आंसर सीजियम है। तो सीजियम ये एग्जाम्पलर में पूछा भी है, तो सीजियम इज यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स। इसका एकमात्र और सबसे इंपॉर्टेंट यूज है ये, इट इज यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स। तो अगर आप साथ के साथ अभी एनसीईआरटी लेके बैठे हैं तो आपको अगला टॉपिक नजर आ रहा होगा, देयर प्रॉपर्टीज इन सम अदर कंपाउंड्स या इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। तो वो अब मैं फिर यही बोलूंगा, आपको तुरंत याद होना चाहिए कि वो 3 है। क्या है वो? 3। तो वो 3 क्या क्या है? तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि सबसे पहले तो है वो ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। तो सबसे पहले क्या है वो? ऑक्साइड्स हैं एंड हाइड्रोक्साइड्स। अब जैसे ही आप ये पढ़ोगे ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, तो मैं आपसे क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा कि आप जो सारी बातें पहले याद कर चुके उन्हें तो एक्सक्लूड करके यहाँ पे बातों का डिस्कशन करें। मतलब यहां पर हम ये पहला डिस्कशन करेंगे कि जो लिथियम है वो क्या बना रहा है? मोनो ऑक्साइड। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, मेंस में काफी बार पूछा है। फिर सोडियम जो है वो क्या बनाता है? परऑक्साइड। सर ये बात तो हमें पता है, ऑब्वियसली आई नो, आपको पता है बात। एंड देन पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, अगर ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? यू कैन से सुपर ऑक्साइड, KO2। ओके, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि आप बताइए KO2 में पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो डेफिनेटली +1, चेंज होने वाली नहीं है। ठीक है, ये यहां पर फिर इसके बाद रीजन है व्हाई ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि अब आपको पता है कि दोस्ती हमेशा बराबर वालों में ही चलती है। देखो हो तो कहीं भी जाती है, ऐसे ही केटायन और एनायन कंबाइन तो कहीं भी हो जाते हैं, लेकिन स्टेबल कब रहते हैं? जब बराबर वालों में होते हैं। तो कभी भी दोस्ती हो या रिश्तेदारी, आप शादी में भी देखो, जब भी वर और वधू का मिलान होता है तो उनमें दोनों की जो जिम्मेदारी, दोनों की वो स्टेटस, एवरीथिंग सब मिलाया जाता है। अगर वो सेम है तो चीजें स्टेबिलिटी की ओर चलेंगी। ठीक है, तो ऐसे ही आपको याद रखना है, एक बड़े केटायन को एक छोटा एनायन कभी स्टेबल नहीं करे, या एक बड़े एनायन को एक छोटा केटायन कभी स्टेबल नहीं करे। दोनों का साइज सेम होना चाहिए, तभी उनकी स्टेबिलिटी होगी। तो यहां पे एक रीजन आप ये बोल सकते हो कि लार्जर एनायन कैन स्टेबलाइज, जो लार्जर एनायन होगा वो स्टेबलाइज करेगा किसको? स्टेबलाइज लार्जर केटायन। और जो छोटा केटायन होगा उसको कौन स्टेबलाइज करेगा? छोटा एनायन। तो अब आप बताइए एनायन सबसे छोटा कौन है? O2 माइनस। O2 माइनस से बड़ा कौन होता है? O2 2 माइनस पर ऑक्साइड। और सबसे बड़ा होता है सुपर ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपैंड होता चला जाता है। सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है बहुत ज्यादा एक्सपैंडेड होता है, पर ऑक्साइड में थोड़ा सा श्रिंक होता है, और मोनो ऑक्साइड में बहुत ज्यादा श्रिंक होता है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटल साइज है। तो अब आपको पता है कि छोटा कैटायन कौन है? लिथियम। तो वो ऑब्वियसली छोटे एनायन के साथ क्या रहेगा? खुश, तो इसलिए मोनो ऑक्साइड बनाता है। सोडियम का साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया तो वो थोड़े से बड़े एनायन के साथ खुश रहेगा, परऑक्साइड। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनका साइज बहुत बड़ा होता है, तो दे रिक्वायर्ड लार्जर एनायन एंड दैट्स व्हाई दे आर स्टेबल, इसलिए ये स्टेबल। नाउ अब उसके बाद इनकी रिएक्शंस, कि अगर ये वाटर से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। यस डेफिनेटली। तो यू कैन से, अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, क्योंकि ऑक्साइड्स, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड्स, और पता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ने क्वेश्चन कैसे पूछा है? ऐसे पूछा है कि अगर O2 माइनस पे H2O डलेगा तो क्या मिलेगा, और O2 2 माइनस पे अगर H2O डलेगा तो क्या बनेगा, और O2 माइनस पे वाटर डलेगा तो क्या बनेगा। अब आई गेस आप समझ गए होंगे कि वाई एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऐसे बेसिक क्वेश्चन क्यों पूछते हैं। बिकॉज वो ये चाहते हैं क्या, सबसे पहले आपको मोनो ऑक्साइड आयन, पर ऑक्साइड आयन और सुपर ऑक्साइड आयन लर्न है होते किसी क्या है, क्या डिफरेंस है उसके बीच में। मतलब रिएक्शन के साथ तो शायद आप आइडेंटिफाई कर लो, अगर इंडिविजुअली ऐसे गिवन है तो कैन यू आइडेंटिफाई। तो आपको याद रखना है एक चीज तो फिक्स है कि दे विल ऑलवेज फॉर्म बेस, हमेशा ये बेस बनाएंगे।
मतलब OH माइनस तो बनने ही वाला है। और आपको मैं याद भी करवाता हूं, जैसे मैं याद करने का तरीका हमेशा क्या बताता हूं, जो चीज सेम है उसको तो रहने दो, जो अनकॉमन है उसे याद रखो। पर कैसे? सभी बेस बनाएंगे लेकिन पर ऑक्साइड साथ में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाएगा। अब अगला भी हाइड्रोजन सुपर ऑक्साइड भी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाएगा, लेकिन साथ में एक एक्स्ट्रा देगा ऑक्सीजन। तो मैं बोलूंगा आप इसको ऐसे याद रखिए कि लेट से अगर लिथियम मोनोऑक्साइड है तो वाटर से रिएक्ट करके लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और अगर उसके बाद सोडियम पर ऑक्साइड है तो वो वाटर से रिएक्ट करके ऑब्वियसली NaOH तो बनाएगा ही, साथ में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाएगा। एंड लेट से पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम कुछ भी हो, ये रिएक्ट करेंगे तो सुपर ऑक्साइड, ये क्या देंगे OH, H2O2 और O2। तो आप ऐसे याद रखो, मोनो ऑक्साइड में सिर्फ बेस, पर ऑक्साइड में पर ऑक्साइड, और सुपर ऑक्साइड में पर प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिएक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपसे पूछा जाएगा कौन सा कंपाउंड वाटर में ऑक्सीजन लिबरेट करेगा। तो सुपर ऑक्साइड विल लिबरेट ऑक्सीजन इन वाटर। पूछा जाएगा विच विल नॉट गिव हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इन द सोल्यूशन। तो लिथियम मोनोऑक्साइड विल नॉट रिलीज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इन द सोल्यूशन। अब यहां पर मतलब एनसीईआरटी इस टॉपिक पे बहुत बात करती है और हमें भी करनी चाहिए। तो यहां पर हम आपसे बोलते हैं, अब आप एक बात बताइए कि अगर Li छोड़ दें, सिंपली आयंस की बात, आप मुझे बताइए O2 नेगेटिव डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक। तो ऑब्वियसली मैंने आपको बोला है कि दो एक्सेप्शन छोड़ दो, O2 एंड B2, तो अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या एटॉमिक नंबर आ रहा है तो वो हमेशा डायमैग्नेटिक है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 10 आ रहा है तो ऑब्वियसली इट इज डायमैग्नेटिक। फिर उसके बाद मैं बोलता हूँ O2 2 माइनस पर ऑक्साइड, ये पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक। आप फिर मेरा रूल लगाओगे कि सर ये भी इवन नंबर आ रहा है मतलब ये भी डायमैग्नेटिक है। दैट्स गुड, अच्छी बात है, आप इस बात को समझे। तो ये हो गया डायमैग्नेटिक। अब अगर ये डायमैग्नेटिक है, अगर ये डायमैग्नेटिक है तो कलर शो करेगा या नहीं? ऑब्वियसली नो कलर। तो यू कैन से इट इज कलरलेस। तो देखिए क्या होता है, जैसे मैं आपको बोलता हूँ कुछ चीजें लर्न करो, कुछ चीजें समझ के लर्न करो, अंडरस्टैंड। अब जैसे आपने याद कर लिया समझ के तो कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा। ओके, देखो जैसे सुपर ऑक्साइड O2 नेगेटिव, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एटॉमिक नंबर काउंट करते हैं, 8 और 8 16, ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है मतलब 17। 17 इज द ऑड। इट क्लियरली शोज कि ये क्या होगा, पैरा। अब अगर ये पैरा है तो डेफिनेटली ये क्या होगा, कलर्ड। तो सुपर ऑक्साइड्स का कलर क्या होता है, येलो और ऑरेंज। ओके, तो इस तरीके से हमने सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख लिए। अब इसके बाद लास्ट थिंग जो आपको पता होना चाहिए, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है वो इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम। तो इस तरीके से हमने ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स खत्म किए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बोलूंगा इसकी प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करिएगा। अब उसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारे पास सेकंड टॉपिक आता है हैलाइड्स का। ठीक है, आई सजेस्ट यू कि हैलाइड्स मैं बोलूंगा कि हैलाइड्स आपके लिए थोड़ा सा इजी, इट्स कंपैरेटिवली वेरी इजी फॉर यू। जो हैलाइड्स वाला टॉपिक है ये आपके लिए थोड़ा सा आसान है। ठीक है, तो यहां पर हम आपसे क्या बोलने वाले हैं कि जो हैलाइड्स हैं सिंपली मतलब हैलोजन से अगर रिएक्शन हो रही है एल्कली मेटल की तो वो हैलाइड्स बना लेते हैं। तो अब यहां पर पहली चीज आपको याद रखनी है, मतलब सबसे पहले तो प्रिपरेशन। मैं बोलूंगा एनसीईआरटी की हर स्टेटमेंट को केमिकल रिएक्शन या फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। जैसे एनसीईआरटी कह रही है एल्कली मेटल ऑक्साइड्स, हाइड्रो ऑक्साइड्स एंड कार्बोनेट्स रिएक्ट विद हैलोजन एसिड टू फॉर्म हैलाइड्स। इसको आप केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में लिखो, लाइक M1O, मैं यहाँ पे M1 नहीं लिखता हूं, M2O लिख देता हूं बिकॉज Li2O बनाएगा मोनो ऑक्साइड, और हाइड्रो ऑक्साइड्स और कार्बोनेट्स
ये जब रिएक्ट करते हैं किसके साथ, व्हेन इट रिएक्ट विद हैलोजन एसिड्स, HX, X कुछ भी हो सकता है, HF, HCl, HBr, HI, एनीथिंग, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है इसमें। तो व्हाट विल इट गिव, ये क्या बनाते हैं, ये सभी के सभी बनाते हैं MX, मेटल हैलाइड्स। मतलब LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CaCl, सारे LiF, NaF, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन इट। इसके अंदर मैं बोलूंगा सब कुछ क्या है, इंक्लूडेड। ओके, तो आई होप हमें ये बात समझ आई। अब देखो जैसे ही बात समझ आती है, यहाँ पे ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे मेरी ये लाइन जिस बच्चे को नहीं समझ आएगी, उसका रीजन है थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स दिमाग से निकला हुआ है, या थर्मोडायनेमिक्स में कुछ चीजें समझी नहीं है। जैसे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ध्यान से सुनना मेरी, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दो फैक्टर पर डिपेंड करती है, एक लैटिस एनर्जी, दूसरा आयनाइजेशन एनर्जी। मैं बस एक हिंट दे रहा हूं कि हाउ यू कैन कंक्लूड दिस। आपने बॉर्न हेबर साइकिल का नाम सुना होगा, तो बॉर्न हेबर साइकिल में जितने भी फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, उन सभी फैक्टर्स पे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डिपेंड करता है। ये तो था एक कंसेप्चुअल पार्ट जो मैं अपनी एनसीईआरटी सीरीज में डिटेल में कवर कर लूंगा। तो क्योंकि अभी तो हम क्या कर रहे हैं, शॉर्ट में चला रहे हैं चैप्टर, ठीक है, तो मैं ये कहूंगा ये वन शॉट का भी वन शॉट है। तो अब इसके बाद अब आपको एक मैं बोलूंगा कि एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, enthalpy of formation becomes less negative from top to bottom in a group for fluorides। सर लिख दो, समझ नहीं आई बात, ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि हमने एक स्टेटमेंट लिखी, enthalpy of formation becomes less negative from ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम। अब यहां कंफ्यूज मत होना, ऊपर से नीचे किसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चों ने मेरे से डाउट पूछा हुआ है कि सर ये ग्रुप 17 में टॉप टू बॉटम जाना है या ग्रुप 1 में, तो मैं बोलूंगा, वो बोल रहे हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बिकम्स लेस नेगेटिव फ्रॉम टॉप टू बॉटम फॉर फ्लोराइड्स। तो देखो अगर वो फ्लोराइड्स के लिए बात बोल रहा है तो ऑब्वियसली एल्कली मेटल के केस का डिस्कशन हो रहा है। मतलब वो ये बोल रहा है कि लिथियम फ्लोराइड, अब एल्कली मेटल में टॉप टू बॉटम जा रहा है, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड एंड सीजियम फ्लोराइड, ऑब्वियसली फ्रेंशियम की बात नहीं करेंगे बिकॉज वो रेडियो एक्टिव है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू, इट बिकम्स लेस नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और उसके बाद बोल रहा है बट एंड वाइस वर्सा, और उसके बाद उसका बाकियों के लिए रिवर्स है, बट रिवर्स या वाइस वर्सा फॉर अदर्स। मतलब एक्सेप्ट फ्लोराइड्स एंड रिवर्स फॉर अदर हैलाइड्स। मतलब मैं बोलूंगा कि अब उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, ध्यान से सुनना, अगर हम बात कर रहे हैं LiCl की, अगर हम बात कर रहे हैं LiBr की, और अगर हम बात कर रहे हैं Li की, तो लिथियम, NaCl, KCl, RbCl, CaCl, मतलब फ्लोराइड्स को छोड़ दें तो बाकी एल्कली मेटल के चाहे क्लोराइड्स हों, चाहे ब्रोमाइड्स हों या आयोडाइड्स हों, क्या हो, आयोडाइड्स, तो यू कैन से NaKi, कुछ भी हो, इन देयर ग्रुप उनकी वैल्यू लेस नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है, तो ये डाउन, वो क्या होगी, इंक्रीज। तो यू कैन से वो पैटर्न रिवर्स हो जाए। तो यू कैन से यहां पे क्या है, मोर नेगेटिव यहां पे है, बच्चों को कंफ्यूजन आता है इसलिए मैं ये वर्ड यहां लिख देता हूं। इसमें बिगिनिंग होगी मोर नेगेटिव से और एंडिंग होगी लेस नेगेटिव पे, यहां पे उल्टा होगा, स्टार्टिंग होगी लेस नेगेटिव से और एंडिंग होगी मोर नेगेटिव से। ओके, तो ये वाली बात आप सभी को समझनी है, ठीक है। नाउ अगर पूछा जाए कि ऐसा क्यों है, तो आप बोलोगे मैं एक रूल बता रहा हूं, आपको याद रख लो, कभी भी फ्लोराइड्स वाले केस में लैटिस एनर्जी डोमिनेंट होती है, तो आपका आंसर होगा बिकॉज लैटिस एनर्जी इज डोमिनेंट है।
क्या रीजन है? फ्लोराइड्स में लैटिस एनर्जी डोमिनेंट है और बाकी सभी में आयनाइजेशन एनर्जी डोमिनेट कर रही है। दिस इज अवर रीजन। तो ये तो हमने लिखा हैलाइड्स के लिए फैक्टर। अब कुछ लाइंस जिसपे बेस्ड क्वेश्चन मेंस एज वेल एज नीट दोनों में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यहां पर मैं आपसे बोलूंगा, लेट्स से वी हैव अ एनसीईआरटी लाइन, ठीक है। मानते हैं कि हमारे पास एक लाइन है कि सीजियम आयोडाइड की सॉल्युबिलिटी कम है, सीजियम आयोडाइड की सॉल्युबिलिटी कम है, तो आप रीजन बता सकते हो व्हाई? सीजियम आयोडाइड लो सोल्यूबल। अभी जब भी हम सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो ऑब्वियसली वाटर में ही बात करेंगे, ठीक है। तो लेट्स से मैंने एनसीईआरटी एक लाइन लिख दी कि सीजियम आयोडाइड इज लो सोल्यूबल। फिर मैंने बोला कि लेट्स से लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड और लिथियम आयोडाइड सॉल्यूशन जो है वो सोल्यूबल है इथेनॉल में, तो वो उसका रीजन आप लिख सकते हो कि LiCl, LiBr and LiI is soluble in ethanol. Can you write its reason? Now मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपसे बोलूंगा कि अब हम बात करते हैं किसकी? फ्लोराइड्स की। कि मैंने बोला कि लेट्स से LiF is insoluble in water। ये सारी लाइंस एनसीईआरटी में है एज वेल एज ये बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो मैं आपको बोलूंगा, अगर आपने मेरी बात याद रखी है कि फ्लोराइड देखते ही मुझे बोलना है लैटिस एनर्जी, क्योंकि ऑप्शन दोनों होंगे ऑब्जेक्टिव में, एक ऑप्शन होगा लैटिस एनर्जी, एक ऑप्शन होगा हाइड्रेशन एनर्जी। अब अगर आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ चुके हैं तो आपको ये पता है, अगर हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा हुई, ध्यान से सुनना, अगर हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा हुई या बराबर हुई तो सब्सटेंस सोल्यूबल, और अगर हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से कम हुई तो सब्सटेंस इनसोल्यूबल। तो आपको लगेगा अगर कोई चीज वाटर में सोल्यूबल है तो मैं तो दोनों आंसर दे सकता हूँ, ठीक है। क्या आंसर दे सकता हूँ? हाई हाइड्रेशन एनर्जी एंड लो लैटिस एनर्जी। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको डोमिनेटिंग फैक्टर को लर्न करना है, ठीक है। मैं आपको बोलूंगा एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज एस ब्लॉक के क्वेश्चंस एक बार जरूर रीड करें। तो अगर आपसे पूछे लिथियम फ्लोराइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, व्हाई, तो आपका रीजन होगा बिकॉज ऑफ हाई लैटिस एनर्जी। क्या रीजन है? कि लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, यही डोमिनेंट है। हाइड्रेशन क्यों नहीं बोल रहा हूं मैं? क्योंकि F नेगेटिव की हाइड्रेशन एनर्जी बहुत हाई होती है और Li प्लस की भी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत हाई होती है, इसलिए आप ये आंसर नहीं दे सकते कि लो हाइड्रेशन एनर्जी। आपको बोलना पड़ेगा लैटिस एनर्जी इज वेरी हाई, लैटिस एनर्जी इतनी ज्यादा है कि हाई हाइड्रेशन एनर्जी भी डोमिनेट नहीं कर पा रही है। समझ रहे हो बात को? ठीक है। देन ऑब्वियसली कुछ चीजों को हम ब्रीफली ले रहे हैं बिकॉज अगेन मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूं कि आप एनसीईआरटी 2-3 बार पढ़ रहे हैं और हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं माइंड मैप सीरीज है जिसमें आपने 2-3 बार चीजों को पढ़ दिया है, और अब मेरे वीडियोस को 2-3 बार देख के आप अपना एक माइंड मैप प्रिपेयर करेंगे सो दैट लास्ट मिनट रिवीजन हो सके। तो लास्ट मिनट रिवीजन कैसे करनी है के लिए लास्ट मिनट रिवीजन प्लान वाला मेरा वीडियो आप देख सकते हैं अगर आपको कोई डाउट हो तो। नाउ सीजियम आयोडाइड इज लो सोल्यूबल इन वाटर, क्या रीजन होगा यहाँ पे? ऑब्वियसली यहां पर हम रीजन किसका बोलेंगे कि मेन डोमिनेट रीजन है हाइड्रेशन एनर्जी। तो ड्यू टू लो हाइड्रेशन एनर्जी, क्या रीजन है? हाइड्रेशन एनर्जी इज। तो आपको ध्यान रखना है कब कौन सा कहां फैक्टर लगाना है। ओके, नाउ अब चलते हैं, जैसे अदर पार्ट्स में 3 ही प्रॉपर्टीज थी, पहले था ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, दूसरा हैलाइड्स एंड तीसरा है हमारा ऑक्सो एसिड सॉल्ट या ऑक्सो सॉल्ट्स। तो थर्ड टॉपिक इज सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड्स। तो सबसे पहले ऑक्सो एसिड्स किसे बोलते हैं? ऐसे एसिड्स जिसके पास ऑक्सीजन हो। तो ऐसे एसिड्स कौन से होते हैं जिसके पास ऑक्सीजन हो? तो सर ऐसे एसिड्स का नाम तो हमें पता है, जैसे H2SO4, ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4 या कार्बोनिक एसिड, ये सब हमारे ऑक्सो एसिड्स हैं। वेरी गुड। नाउ अब ये सारे जो ऑक्सो एसिड्स हैं इनका ये जब एल्कली मेटल से रिएक्ट करते हैं तो इनके सॉल्ट क्या बनेंगे? ऑब्वियसली दे विल फॉर्म
MsO4 और M2C2O4 और M2CO3, कार्बोनेट, ऑक्सलेट एंड सल्फेट। अगेन आपको मैं बताता हूं, ये जो एनायंस होते हैं ना ऑक्सो एसिड्स के, सल्फेट, कार्बोनेट, ऑक्सलेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट, दे आर वेरी लार्ज इन साइज। ये याद रखो इस बात को, ये साइज में बहुत बड़े होते हैं। तो अभी जैसे हमने आपको बताया था, बड़े एनायन को बड़ा कैटायन ही स्टेबलाइज कर सकता है। तो इजिली आप समझ गए कि टॉप टू बॉटम मतलब लिथियम से सीजियम तक, टॉप टू बॉटम फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, चीजों को समराइज करके लिखते हैं, चाहे वो सल्फेट हो, कार्बोनेट हो या ऑक्सलेट हो। तो मतलब चाहे वो Li2C2O4, Na2C2O4, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड देन सीजियम, कुछ भी हो, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। देयर थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। ठीक है, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। अगेन यहाँ पे आप बताओगे मुझे सबसे अनस्टेबल कौन होगा? बड़ा एनायन है, तो जो सबसे छोटा कैटायन होगा वही अनस्टेबल होगा। बड़ी सिंपल सी बात है सर। जब जितना ज्यादा दोस्ती में बराबरी नहीं होगी, जितना बड़ा अंतर होगा, दोस्ती उतनी जल्दी टूट जाएगी। इट्स अ बेटर ट्रूथ। आप देखो क्या होता है ना, आप हमेशा एग्जाम्पल एक उठाते हो, आपका सैंपल स्पेस बहुत बड़ा होना चाहिए। ठीक है सर, हमने तो देखा है एक ऐसा एग्जाम्पल, 133 करोड़ की जनसंख्या में एक केस देखा तुमने। तो ऐसे ही सर हमने तो देखा कि कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं है और वो करोड़पति। एक ही तो एग्जाम्पल देखा आपने, इसलिए पढ़ो। पहली चीज तो इस मिथ से दूर हटो कि पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की बहुत जरूरत है। नाउ तो यहां पे हमें समझ आया सबसे छोटा कैटायन है लिथियम, तो इसका मतलब लिथियम कार्बोनेट अनस्टेबल होगा। इसका मतलब लिथियम नाइट्रेट अनस्टेबल होगा। यस, दे आर अनस्टेबल, दे आर वेरी अनस्टेबल, बहुत अनस्टेबल। ठीक है, एंड डिकम्पोज इमीडिएटली, और इमीडिएटली क्या हो जाते हैं? डिकम्पोज हो जाते हैं। अच्छा, कैसे डिकम्पोज होते हैं? तो देखिए, लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है, लिथियम मोनोऑक्साइड बनाता है विद द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सर बाकी डिकम्पोज नहीं होते क्या? देखो नॉर्मल टेम्परेचर पे तो नहीं होते, वेरी हाई टेम्परेचर अलग बात है। सोडियम कार्बोनेट डिकम्पोज इजिली नहीं हो, बाकी तो जब सोडियम नहीं हो रहा तो पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम को भूल जाओ। सर व्हाट अबाउट नाइट्रेट्स? ठीक है, तो नाइट्रेट्स की बात भी करते हैं। तो लिथियम नाइट्रेट को अगर आप हीट करते हैं तो बड़े ध्यान से देखना, ये बनाएगा लिथियम मोनोऑक्साइड विद द रिलीज ऑफ NO2 गैस। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि NO2 गैस रिलीज कर रहा है, इंपॉर्टेंट है कि लिथियम मोनोऑक्साइड बना रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप सोडियम नाइट्रेट ले लो, अगर आप पोटेशियम नाइट्रेट ले लो, अगर आप रुबीडियम नाइट्रेट ले लो, अगर आप सीजियम नाइट्रेट ले लो, इन सभी में एक कॉमन बात है जो लिथियम के साथ नहीं है। वो कॉमन बात क्या है? वो ये है कि ये सभी क्या बनाते हैं? नाइट्राइट, NaNO2। ये क्या बनाता है? KNO2। ये क्या बनाएगा? RbNO2। और ये क्या बनाएगा? सीजियम NO2। फर्क समझ आया? ठीक है, विद द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन तो खैर ये भी रिलीज करेगा, ये भी बैलेंस आप कर लेना, थोड़ा सा बैलेंसिंग में दिमाग लगाओगे रिएक्शन याद हो जाएगी। तो यू कैन से लिथियम का यहाँ बिहेवियर थोड़ा सा अलग। अब देखो, मैंने जैसे आपको कार्बोनेट, सल्फेट, ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड और हैलाइड्स अलग पढ़ाया, पर्पस था बिकॉज एनसीईआरटी में भी ऐसे गिवन है। लेकिन जब आप माइंड मैप बनाओगे तो इन्हें अलग से नहीं लिखो। तब वो जो पहली 6 केमिकल प्रॉपर्टी थी जहां पे था रिएक्टिविटी विद एयर एंड वाटर, वहीं लिख लो ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। फिर जहां पे था रिएक्टिविटी विद हेलोजन, वहीं लिख दो हैलाइड्स। ठीक है, तो ऐसे आपको फैक्टर्स वहीं कंबाइन करने हैं, तो वो मैं माइंड मैप में कवर करूंगा। तो यहां पर अगर हम आ गए तो अब यहां से हम चलते हैं आगे। तो यहां हम केमिकल प्रॉपर्टीज फिनिश कर चुके हैं। अब हमें बस 2 इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है, एक लिथियम का एनोमलस बिहेवियर और एक लिथियम का डायगोनल रिलेशनशिप विद मैग्नीशियम।
तो यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाना बहुत जरूरी है। तो जब मैं माइंड मैप बनाऊंगा तो ये फ्लो चार्ट नहीं बनवाऊंगा, बिकॉज इट्स अ प्योरली केमिकल रिएक्शन, लर्निंग बेस्ड है। इसको दोबारा लास्ट में रिपीट करके हम आपका कीमती समय नष्ट नहीं करेंगे। तो हम आपसे यहाँ पे कहते हैं कि जैसे मैं लिख रहा हूं एग्जैक्टली अगर अभी तक तुमने कहानी पे ध्यान दिया है तो वही कहानी मैं दोहराने वाला हूं। तो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। तो लेक्चर 1 से हमें समझ आया कि लिथियम का एनोमलस बिहेवियर क्यों होता है। तो रीजन था एनसीईआरटी में जितने भी शब्द हैं सबको लिख लिया जाएगा कि उनका साइज स्मॉल होता है, पोलराइजिंग पावर हाई होती है, पोलराइजिंग पावर हाई, और क्या होता है यू कैन से हाई आयनिक पोटेंशियल। सर आयनिक पोटेंशियल तो एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन एनसीईआरटी में ये तो गिवन है कि चार्ज बाय रेडियस रेशियो हाई। तो चार्ज बाय रेडियस का जो रेशियो होता है इट इज कॉल्ड एज आयनिक पोटेंशियल, ये भी क्या होता है हाई। इसकी वजह से लिथियम का बहुत ही ज्यादा क्या होता है एनोमलस बिहेवियर। अच्छा, एनोमलस बिहेवियर लिथियम का होता है इस वजह से, यस। तो वक्त आ गया है कि अब हम क्या करते हैं ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देते हैं लिथियम, और अब हम क्या करेंगे ऐसे कुछ ऐसे ना चारों तरफ वो बना देंगे एरोज, कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा चीजें लिख सकें। रेस्ट देखते हैं, अगर और ज्यादा याद आया तो हमें और एरोज बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिथियम का एनोमलस बिहेवियर। लिथियम इज वेरी हार्ड, ऑब्वियसली स्मॉल कैटायन है तो लैटिस एनर्जी हाई होगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, हार्ड हुआ तो उसके कंपाउंड्स हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होंगे। अब सुनो, एक लाइन बाय डिफॉल्ट अपने दिमाग में रख लो, मैं बोल रहा हूं लिथियम का एनोमलस बिहेवियर है किसके कंपैरिजन में, एज कंपेयर टू अदर एल्कली मेटल्स। तो यू कैन से लिथियम इज हार्डर and has higher melting point and boiling point than other alkali metal. तो मेरे को लगता है मुझे comparative डिग्री यूज करना चाहिए। You can say hard and you can say it has higher melting point and boiling point. और अभी मैंने आपको बताया क्या, लिथियम कार्बोनेट इज अनस्टेबल, ये डिकम्पोज होके क्या बनाता है Li2O। आप चाहो तो लर्निंग के लिए रिएक्शन भी लिख सकते हो कि Li2CO3 डिकम्पोज होके दे रहा है Li2O, बाकी तो डिकम्पोज ही नहीं हो रहे। ओके, देन सेम वे आप ये भी याद रख सकते हो कि लिथियम नाइट्रेट भी एक एनोमलस बिहेवियर दे रहा है। लिथियम नाइट्रेट गिव्स लिथियम मोनोऑक्साइड, और बाकी सब क्या बना रहे हैं नाइट्राइट। ध्यान से सुनो, बाकी सब क्या बना रहे हैं नाइट्राइट। तो ये भी एक इसका अलग बिहेवियर। फिर उसके बाद मैं बोलूंगा लिथियम बाइकार्बोनेट इज लिक्विड एंड डेलिक्वेसेंट, बाकी सारे सॉलिड्स होते हैं। सोडियम कार्बोनेट जिसे सोडा एस भी कहा जाता है वो डेलिक्वेसेंट नहीं है, वो सॉलिड है। ठीक है, तो यू कैन से आप लिख सकते हो लिथियम बाइकार्बोनेट इज लिक्विड, और यू कैन से इट इज डेलिक्वेसेंट। क्या है ये, ध्यान से सुनो, ये है डेलिक्वेसेंट। डेलिक्वेसेंट क्या होते हैं, जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं। मतलब नमक को बारिश के में ज्यादा विजिबल होती है बात, तो बारिश के मौसम में बाहर रख दो गीला सा हो जाता है। नॉर्मल में क्या होता है, एयर में मॉइस्चर ही कम होता है तो बाहर रखने से पता ही नहीं चलता। आप चाहो तो इस चीज को ऐसे भी देख सकते हो, घर में एसी लगा है, ज्यादा पानी पीछे से कब निकलता है, जब मौसम में मॉइस्चर ज्यादा होता है, बारिश रेनी सीजन में। गर्मियों में तो लगता ही नहीं है कि उसमें से पानी निकल रहा है। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि आपको नॉर्मल सीजन में आप नमक बाहर रख देते हो सर दिखाई नहीं हमें तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हुए, इसलिए मैंने बोला रेनी सीजन आजकल बाहर रख दो पता चल जाएगा। डेलिक्वेसेंट मतलब मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा। और लिथियम क्लोराइड जो है वो हाइड्रेटेड बनाते हैं, LiCl.2H2, मतलब हाइड्रेटेड सॉल्ट का फॉर्मेशन भी ये करते हैं, मैं ये आपको बोल दूंगा। ठीक है, अब और क्या चीज होगी, तो देखो और एक बिहेवियर ना शुरू से हम बोलते आ रहे हैं, लिथियम एंड बेरिलियम फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स। लिथियम और बेरिलियम कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। तो हमने लिखा कि देयर कंपाउंड्स आर कोवेलेंट, तो यू कैन से Li2O LiCl कोवेलेंट है। वैसे मेरे को लगता है कि हमें जनरली बोल देना चाहिए कि दे आर कोवेलेंट कंपाउंड्स, एंड क्योंकि कोवेलेंट है तो सॉल्युबल एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट।
किस में सॉल्युबल होंगे? नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे। ठीक है, अगेन एक और बात, लिथियम के सेलाइन हाइड्राइड्स, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम, ये आयनिक होते हैं, लेकिन लिथियम हाइड्राइड इज कोवेलेंट। तो मुझे लगता है ये पॉइंट यहीं लिख देता हूं, अलग से कोई अलग स्पेस बनाने की जरूरत मेरे को बिल्कुल भी नहीं है। ओके, देन अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि सभी एल्कली मेटल एल्काइन से रिएक्ट करते हैं, लेकिन लिथियम एसिटाइलिन से रिएक्ट नहीं करता। आप क्या लिखोगे? यू विल राइट इट हैज नो रिएक्शन, इसकी कोई भी रिएक्शन नहीं है। अब आपको एक बात और समझ में आ रही होगी, हमने बिगिनिंग में डिस्कशन किया था सिर्फ लिथियम ही है जो एयर में मोनोऑक्साइड और नाइट्राइड बना रहा है, बाकी तो नाइट्रेट बना ही नहीं रहे, और बाकी बना रहे हैं परऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड। तो आप इसे भी एज अ एनॉमलस बिहेवियर, एज अ एक्सेप्शन लिख सकते हैं। तो एक एरो बना देते हैं। तो यू कैन से कि लिथियम फॉर्म नाइट्राइड्स एंड मोनोऑक्साइड। तो ये तो था हमारा लिथियम का फ्लो चार्ट, बिल्कुल ऐसे ही बनाना है और 10-15 बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप फोकस होकर 5 बार भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये सारी चीजें याद हो जाएगी। अब चलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप पे, कि डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है। ठीक है, तो यू कैन से डायगोनल रिलेशनशिप होता है सिमिलैरिटी इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायगोनल एलिमेंट, और इसका रीजन क्या होता है? ड्यू टू सिमिलर साइज, इसकी वजह से, सिमिलर साइज की वजह से। ठीक है, यहां पे मैं चाहता हूं कि आप एनसीईआरटी का एक डेटा याद रखें। फर्स्ट, लिथियम और मैग्नीशियम में, आउट ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का साइज बड़ा होता है, ये बात याद रखें। बट आउट ऑफ Li प्लस एंड Mg2 प्लस, लेकिन Li प्लस और Mg2 प्लस में क्या बड़ा है? Li प्लस। ये आपको आयनिक रेडियाई, ये है आयनिक रेडियाई, ये आपको याद रखना। ठीक है, तो वैसे मैं देखो डेटा नहीं पूछा जाएगा, बस ये चीज पता होनी चाहिए। आई होप ऐसे खड़ा हो जाता हूँ। तो आपको बस ये बात पता होनी चाहिए। बाकी ऐसा बोलते हैं कि जो लिथियम कैटायन है इसका जो साइज है वो 76 है, और मैग्नीशियम कैटायन का साइज है 72 पिकोमीटर। देखो, लिथियम और मैग्नीशियम तो हमें समझ ही आता है कि लिथियम और मैग्नीशियम में से मैग्नीशियम को बड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लिथियम में है 2 शेल्स और मैग्नीशियम में है 3 शेल्स। तो अगर नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा है तो साइज बड़ा ही होगा। लेकिन Mg2 प्लस Li प्लस से छोटा इसलिए हो जाता है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मैग्नीशियम में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दैट्स व्हाई इट्स साइज बिकम लेसर। ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा। ठीक है, तो यू कैन से, तो ऐसे ही आप ये भी याद रख सकते हो कि लेट से, अब मेरे को याद है तो मैं लिख देता हूँ, लेट से ये 160 pm है और ये 152 pm है। लेट से ये 76 pm है और ये 72 pm है। ठीक है, मेरे को याद है तो मैंने लिख दिया है, बट ऐसा डेटा लर्न करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखो, पता क्या है, अगर आपने एनॉमलस बिहेवियर लिथियम का याद कर लिया ना, तो मैं बोल रहा हूँ डायगोनल रिलेशनशिप भी याद कर लिया। कैसे? देखो जरा, अब आते हैं डायगोनल रिलेशनशिप की कहानी पे। तो डायगोनल रिलेशनशिप थोड़ा सा मेरे को लगता है यहाँ पे बॉक्स बनाना चाहिए। तो मैं यहाँ ये बोलूंगा, आप देखो कि लिथियम और मैग्नीशियम ये डायगोनल रिलेशनशिप कर रहे हैं, मतलब दोनों के अंदर बोथ, एक वर्ड इंपॉर्टेंट आएगा यहाँ पे, बोथ शोज, दोनों ही क्या करते हैं? शो करते हैं। अब क्या शो करते हैं उसको हम देखते हैं। एक मिनट, मैंने ये लिखा था लिथियम बाइकार्बोनेट इज डेलिक्वेसेंट, वो लिक्विड, हाँ लिखा है, ठीक है। सो अब फिर हम यही करेंगे, क्या करने वाले हैं देखो जरा, हमने फिर बनाया फ्लो चार्ट कि भाई जो भी प्रॉपर्टीज याद आ रही हैं उसको फटाफट लिख लिया जाए और उसको रिलेट कर लिया जाए, दैट्स इट। ओके, तो स्टार्ट राइटिंग, लिखना चालू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगा कि लिथियम भी नाइट्राइड बनाता है
और मैग्नीशियम भी नाइट्राइड बनाता है। तो पहली तो सिमिलैरिटी ये हो गई। दूसरी सिमिलैरिटी, लिथियम भी मोनो ऑक्साइड बनाता है और मैग्नीशियम भी मोनो ऑक्साइड बनाते हैं। लिथियम को छोड़ के ग्रुप 1 में बाकी सारे पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। देन और क्या सिमिलैरिटी है, लिथियम बाइकार्बोनेट भी लिक्विड है और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट भी लिक्विड है, बोथ आर लिक्विड। और क्या सिमिलैरिटी है, और लिथियम भी डेलिक्वेसेंट है, हाइड्रेटेड है और मैग्नीशियम भी है। अब यहाँ पे पता है मैं आपको बताता हूँ, एनसीईआरटी में दो जगह पे दो बातें लिखी हुई हैं। एक तरफ लिखा हुआ है MgCl2.2H2O, एक तरफ लिखा हुआ है MgCl2.8H2O। आप गूगल करेंगे तो उसमें भी बहुत एम्बिग्यूटी है। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे आपको ही मैं टूल देता हूँ। देखिए आजकल क्या है, इतने सारी चीजें हैं कि हमें यही नहीं पता कौन सही है कौन गलत। अब मार्केट में हर शॉप पे दूध मिल रहा है, तो कैसे पता लगाओगे किसका दूध सही है? तो डेफिनेटली उसे टेस्ट करने के कुछ पैरामीटर्स या टूल्स होने चाहिए। तो सेम में मैं आपको टूल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आप वेरीफाई कर सको क्या सही है क्या गलत। बाकी अप टू यू कि अगर आप उसे अप्लाई नहीं करोगे तो समझ नहीं आएगा। जैसे देखो, लिथियम कैटायन और मैग्नीशियम कैटायन में मैंने आपको एक बात बताई कि Mg2+ छोटा है, तो अगर LiCl के साथ दो वाटर मॉलिक्यूल आ रहे हैं जिसमें लिथियम कैटायन छोटा है, तो मैग्नीशियम तो और भी छोटा है, तो उसके साथ कितने कैटायन आएंगे? ऑब्वियसली उसके साथ भी दो ही वाटर मॉलिक्यूल आ सकते हैं। 8 वाटर मॉलिक्यूल्स का सराउंड करना थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि कई जगह .8H2O लिखा है, बट ज्यादा पॉसिबिलिटी इसकी लग रही है, दैट्स व्हाई मैंने ये ऑप्ट किया। नाउ अगेन केमिस्ट्री में सोचा हुआ तो कुछ होता नहीं है, बट आई गेस ये दिस इज मोर करेक्ट। अब तो देखो, जो लिथियम का एनॉमलस बिहेवियर पढ़ा था वही तो लिखते जा रहे हैं, समझ रहे हो? तो एनॉमलस बिहेवियर इज बेसिकली आपका वही डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है। नाउ अब उसके बाद आप क्या बोलोगे कि नेक्स्ट पॉइंट और क्या होना चाहिए दिमाग में? तो मैं ये बोलूंगा कि भाई कोवेलेंट होता था ना लिथियम का कंपाउंड, तो मैग्नीशियम का कंपाउंड भी क्या होगा? क्लोराइड्स मेनली वो क्या होंगे? कोवेलेंट होंगे। ओके, फिर उसके बाद हम आपको बोलेंगे कि चलो और कोई बातें बताओ, तो मैं बोलूंगा चलो आपने एक बात और याद की थी कि लिथियम इज हार्ड। तो जब लिथियम हार्ड है तो बोथ वर्ड मैंने यहां लिखा है, तो ये दोनों ही क्या है? हार्डर है, और दोनों का ही हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है। बोथ हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। और कोई सिमिलैरिटी दिमाग में आ रही है हमारे? और कोई सिमिलैरिटी तो नहीं आ रही है। तो मतलब हमने एक्चुअली क्या, वो ये दो पॉइंट हैं, एक बना दिया, ये भी एक बना दिया, डेलिक्वेशंस भी एक बना दिया, ये भी, तो सारे का पॉइंट्स को हम एक साथ ही बना चुके हैं, ठीक है। तो अभी तो मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा है, कुछ याद आया तो मैं सीन में इसमें क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। ओके, तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ कि भाई अब माइंड मैप बनाना शुरू करते हैं। तो मैं यहां पर आपसे बोलता हूं कि माइंड मैप डायगोनल रिलेशनशिप, और इसका तो ऐसा ही चलेगा। ओके, एनॉमलस बिहेवियर का इसमें कुछ नया नहीं है, जो शुरू से पढ़ा है उसको मैं समराइज करता हूं। आई विल ट्राई टू फिनिश इट इन विद इन 5 मिनट्स। सो लेट्स बिगिन, चलते हैं। सुनो, कहानी शुरू हुई थी किससे? केमिकल प्रॉपर्टीज से, ठीक है। तो आपने फटाफट माइंड मैप में लिखा केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर आपने तुरंत एक एरो बनाया। आपको पता था 6 प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें से पहला है रिएक्टिविटी विद। तो आपको पता है रिएक्टिविटी विद वाली प्रॉपर्टीज कितनी है? 4। तो आपने सबसे पहले लिखा रिएक्टिविटी विद एयर। किससे? एयर से। तो जैसे आपने एयर से रिएक्टिविटी लिखा, तो आप देखो कैसे लिखोगे। आप सिंपली ऐसे लिखोगे Li2O, Na2O2, KO2, RbO2 एंड CSO2। वर्ड को जितना शॉर्ट करो, मतलब अब आपको इजिली ये बात समझ आई। दिस इज व्हाट? मोनोऑक्साइड। दिस इज व्हाट? परऑक्साइड। एंड दिस इज व्हाट? सुपर ऑक्साइड, ठीक है। तो आपने लिखा, फिर अब आप वो जो उधर ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स वाली इंफॉर्मेशन थी वो भी यहीं लिखोगे। क्या कि O2 2 - O2 - R
पैरामैग्नेटिक सॉरी डायामैग्नेटिक एंड कलरलेस। ठीक है, फिर अगली इंफॉर्मेशन क्या लिखोगे कि सुपर ऑक्साइड आर पैरा एंड इसका कलर क्या होता है, येलो और ऑरेंज। ओके, और क्या लिखोगे यहाँ पे कि अब जो रीजन है कि लिथियम मोनोऑक्साइड क्यों बना रहा है, तो यू विल राइट अ स्टार पॉइंट हेयर कि स्मॉलर एनायन। तो अब आप क्या करोगे, देखो 2-3 डेटा एक साथ कवर करोगे। स्मॉलर एनायन ब्रैकेट में लिख दोगे O2-, तो आपको समझ आ गया कि O2- स्मॉलर है। स्मॉलर एनायन स्टेबलाइज स्मॉलर कैटायन एंड वाइस वर्सा। तो स्मॉलर कैटायन क्या है, अब आप ब्रैकेट में लिख दोगे Li+, तो आपको समझ आ गया। फिर वाइस वर्सा लिख के आपको पूरी इंफॉर्मेशन याद। ठीक है, तो दिस इज ऑक्साइड्स। अब यहां एक पॉइंट लिखना है, क्या आप तुरंत क्या करोगे, मैं तो यहाँ पे अलग अलग कलर यूज कर रहा हूं, आप चाहे तो एक ही कलर में लिख लोगे कि लिथियम फॉर्म नाइट्राइड्स, लेकिन बाकी सभी नाइट्राइड्स नहीं बने। तो देखो एयर वाली रिएक्शन पूरी हो गई। फिर अब हम क्या करेंगे, अगले पार्ट में जाएंगे और दूसरी प्रॉपर्टी, रिएक्टिविटी विद एयर था, अब रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। जैसे ही हाइड्रोजन है तुरंत आप हाइड्राइड्स लिखोगे और मैं कहूंगा याद रखने के लिए सीधे सेलाइन हाइड्राइड लिखोगे, क्योंकि सेलाइन सुनते ही आपके दिमाग में नमक आएगा NaCl, और सारी नमक की प्रॉपर्टी इसकी होगी। तो आयनिक हाइड्राइड्स दे आर इलेक्ट्रोलाइट, दे आर आयनिक, क्योंकि ये आयनिक हैं तो हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, एंड एक लाइन क्या लिखोगे, LiH इज कोवेलेंट। तो ये तो हो गया हाइड्राइड। ठीक है, देन थर्ड प्रॉपर्टी इज विद हैलाइड्स, हेलोजेंस के साथ रिएक्टिविटी। तो जब आप हेलोजेंस के साथ रिएक्टिविटी की बात करोगे तो अब वो उधर वो हैलाइड्स वाली सारी प्रॉपर्टी में यहां लिखने, तो आपने तुरंत हेलोजेंस के साथ लिखा कि चाहे मेटल का ऑक्साइड हो या मेटल का हाइड्रोक्साइड हो या मेटल का कार्बोनेट हो, अगर ध्यान से सुनना, अगर वो हेलोजन एसिड से कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, दे फॉर्म मेटल हैलाइड। क्या बनाएंगे, मेटल हैलाइड। फिर क्या लिखोगे, एक स्टार पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लेस नेगेटिव टॉप टू बॉटम फॉर फ्लोराइड्स। और मैं कहता हूं दूसरी लाइन मत लिखो कि क्लोराइड ब्रोमाइड के लिए मोर नेगेटिव, क्योंकि वो तो याद ही रहेगा जब ये याद रहेगा, क्योंकि फ्लोराइड ही एक्सेप्शन है। बाकी चाहो तो लिख सकते हो एंड रिवर्स फॉर अदर हैलाइड्स। ओके, फिर आप एक लाइन लिखो, LiF हाई लैटिस एनर्जी इनसॉल्युबल इन वाटर। तो आपको समझ आया कि LiF वाटर में क्यों इनसॉल्युबल है, हाई लैटिस एनर्जी की वजह। फिर उसके बाद आपने क्या लिखा, सीजियम आयोडाइड। लेट्स से कि जो सीजियम आयोडाइड है इसकी क्या है, यू कैन से लो हाइड्रेशन एनर्जी, दैट्स व्हाई इट इज इनसॉल्युबल। तो ये सारे पॉइंट्स आपने हैलाइड्स के यहाँ पे कवर कर, तो आपने यहाँ हेलोजन वाला पार्ट भी कवर कर लिया, उधर भी प्लस। अगेन NaCl इज अ हैलाइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, तो यहां भी हैलाइड की प्रॉपर्टी मैच करेगी। ये क्रिस्टलाइन होगा, नमक का कलर बताओ, कलरलेस मतलब व्हाइट होगा, हार्ड होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा, वो प्रॉपर्टीज भी। तो ऐसे डेली लाइफ से भी आपको उसे जोड़ते जाना है। ठीक है, नाउ प्रॉपर्टी नंबर 4, फोर्थ वो रिएक्ट कर रहा है किससे, फोर्थ वो रिएक्ट कर रहा है, मैंने एक बार लिख दिया है, देख लूं, हेलोजन हाइड्रोजन एंड एयर। ठीक है, तो अब वो किससे रिएक्ट करने वाला है, वाटर से। तो वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड।
तो आपने सीधे लिखा LiOH NaOH, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड देन सीजियम। तो लिख दिया आपने कि हाइड्रोक्साइड्स का बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फिर यहां पर तुरंत यस मेरे को एक एनॉमलस बिहेवियर याद आया। एनॉमलस बिहेवियर एक और था, लिथियम नाइट्रेट। जो लिथियम नाइट्रेट है वो डिकम्पोज होके बनाता है लिथियम मोनोऑक्साइड, और बाकी सारे क्या बनाते हैं, डिकम्पोज होके नाइट्राइट NaNO2। ठीक है, तो ये रिएक्शंस भी हमें याद रखनी है। चलो आगे आते हैं। अब वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड्स बनाता है, तो हाइड्रोक्साइड्स का तो पहले बेसिक स्ट्रेंथ आएगा, फिर आप एक इंपॉर्टेंट बात याद रखोगे, लिथियम रिएक्ट स्लोली विद वाटर और बाकी सारे विगरसली, अदर्स विगरसली। अगर विगरसली वर्ड्स दिमाग में सेट नहीं हो रहा हो, क्योंकि हमें ऐसे वर्ड्स का सिलेक्शन करना है जो दिमाग में सेट हो, तो यू कैन यूज विगरसली की जगह आप वर्ड यूज कर सकते हो एक्सप्लोसिवली। ओके, यू कैन यूज दैट वर्ड आल्सो। ठीक है, तो अब इसके बाद लिथियम का SRP सबसे ज्यादा है बिकॉज ऑफ हाई हाइड्रेशन एनर्जी। बात जनरली बच्चों को याद रहती है, इसलिए हम इस फैक्टर पे नहीं जा रहे। देन हम यहीं पे लिख देते हैं कि मेटल कार्बोनेट, मेटल सल्फेट एंड मेटल ऑक्सलेट स्टेबिलिटी इंक्रीज। नाउ बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज, इसका क्या रीजन है, तो मैं बोलूंगा कि दो रीजंस हैं इसके। बेसिक strength increases because of two reasons. First, decrease in lattice energy, and second, decrease in ionization energy of metal. अदर डिफरेंट प्लेसेस पे अलग अलग रीजंस लिखे, तो ये हो गया। तो आई होप कि यहाँ पर हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। अब मैं इसके बाद आपसे ये बोल रहा हूँ, ये मैं बस समझ लो कि ऑफलाइन क्लास में सर ने होमवर्क दिया है कि कल मैं जरूर चेक करूंगा, नहीं तुम्हारी पिटाई लगाऊंगा। आपको अब इसके बाद NCERT एक बार रीड करना है और फटाफट माइंड मैप बनाना है। माइंड मैप में बार बार बोल रहा हूँ, खुद से बनाओ, मेरा बनाया हुआ या किसी से लो मत, नहीं फील आएगा, ना रिवीजन करने में मजा आएगा। और दूसरी चीज, हम वेरीफाई कर लेते हैं ना चीजों को। एक माइंड मैप आप लेट से हाइड्रोजन मेरा आपने देखा है, उसका माइंड मैप आपने मेरा देख के बना लिया। एक अब अभी S ब्लॉक का खुद बना लो, और उसके बाद मुझे बताना कि किसमें से रिवीजन फटाफट हो रहा है। खुद वेरीफाई करो चीजों को, मेरी बातों को मत मानो। ठीक है, तो यहाँ पर हम केमिकल प्रॉपर्टीज का माइंड मैप फिनिश करते हैं। अब ग्रुप 1 की प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड्स लाइक सोडियम कार्बोनेट NaCl, इसको करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो वी एंड आवर डिस्कशन हियर। थैंक यू।